नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित। देश की बहस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं अपने सम्मानित एक्सपर्ट पैनल के साथ साथ आप सभी दर्शकों को देश के नंबर 1 डिबेट शो में एक बार फिर आमंत्रित कर रहा हूं। जिन बड़े मुद्दों में से एक बड़ा मुद्दा आपने चुना है, उसी पर हम आज देश की बहस कर रहे हैं। तो देखिए किस मुद्दे को चुना है आपने। आज का देश की बहस का मुद्दा है कोरोना के तूफान में आंदोलन की जिद आखिर क्यों। आपको बता दें कि 80% लोगों ने वोट देकर देश की बहस के लिए इस मुद्दे को आज चुना है। जानलेवा कोरोना महामारी कब किसे अपनी चपेट में ले ले, ये कोई नहीं जानता। कोरोना के बढ़ते मामलों ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कोरोना की दूसरी लहर से हर हिंदुस्तानी जंग लड़ रहा है। इसी बीच दिल्ली बॉर्डर पर अचानक हलचल तेज हो चुकी है और यह हलचल है कृषि कानून पर किसानों के आंदोलन की। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पंजाब में किसानों की महापंचायत हुई और पंजाब से किसानों ने एक बार फिर दिल्ली बॉर्डर की ओर कूच करना शुरू कर दिया। अभी क्या है बॉर्डर का हाल, ये आपको दिखाने जा रहे हैं और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या यह वक्त आंदोलन के लिए सही है। देश में कोरोना के तूफान से किस तरह जिंदगियां बेहाल हैं, उसकी एक एक तस्वीर झकझोर देने वाली है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मामलों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच गया है। ऊपर से ऑक्सीजन और दवाइयों की किल्लत से हाहाकार मचा है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात किस तरह बिगड़े हैं और कोरोना कब किसे अपनी चपेट में ले ले कोई नहीं जानता। इसी बीच कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन पार्ट 2 की हलचल भी तेज हो गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर एक बार किसान फिर आक्रामक दिखाई दे रहे हैं और सभी बैरिकेड पर इकट्ठे हो गए हैं। जो भी इस आंदोलनकारी यहाँ मौजूद हैं, सभी लाठी डंडों के साथ पुलिस बैरिकेड के पास आ गए हैं, क्योंकि इन्हें किसी ने जाकर बताया कि पुलिस के लोग पहुँचे हैं जबरदस्ती आंदोलन खत्म कराने के लिए। और ये सुनते ही जो भी किसान और आंदोलनकारी अंदर थे, सब लोग लाठी डंडों के साथ पुलिस बैरिकेड पर पहुँचे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं कि जबरदस्ती उनके आंदोलन को खत्म नहीं कराया जा सकता। दिल्ली के बॉर्डर पर फिर सरगर्मी तेज है। नहीं, बड़ी तादाद में नहीं आएंगे, उनको कम लोगों को रखेंगे यहाँ पे और ज़्यादा संख्या नहीं बढ़ाएंगे। जो सोशल डिस्टेंस है और जो भीड़ है, क्योंकि मीटिंग नहीं होनी, मीटिंग भी हमने बंद कर दी मीटिंग है यहाँ पे। और जितने लोग हैं, थोड़े से लोग और बढ़ जाएंगे, आते जाते रहेंगे लोग, ज़्यादा भीड़ नहीं हमको। कोरोना के मार से पंजाब भी बेहाल है, मगर ये तस्वीरें गवाह हैं कि किसान आंदोलन पार्ट 2 को लेकर क्या तैयारी की जा रही है। तस्वीरें 19 अप्रैल की है, जब अमृतसर में किसान महापंचायत की गई थी। पंजाब से किसानों ने एक बार फिर दिल्ली बॉर्डर की ओर कूच करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि 21 अप्रैल को किसानों का एक जत्था दिल्ली के सिंघू बॉर्डर की ओर रवाना हुआ। जब तक कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी की गारंटी नहीं होगी, तब तक चलेगा। जिस दिन सरकार कानून वापस ले लेगी, 3 एमएसपी की गारंटी दे देगी, हम वापस चले जाएंगे। जो अपने आराम से बैठे हुए हैं, वहाँ सुरक्षित हैं, सारे नियमों का पालन कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से कहाँ जाएंगे। हल करे तो हम जानू तैयार है, हम कोरोना से बैठ के क्या लेना है। जितना जल्द सरकार कानून वापस नहीं लेती, नहीं जाएंगे। किसान संगठनों की तरफ से कोरोना गाइडलाइंस के पालन की बात कही जा रही है, मगर दिल्ली बॉर्डर पर हलचल पर राजनीति तेज हो गई है। आज देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, हर व्यक्ति लड़ रहा है, उसमें सहयोग करें, बाधक न बने। और वहीं पर जहां भी धरने आपके चल रहे हैं, मेरी अपील है आपसे, जनहित में, देश के हित में, मानवता के हित में उन रास्तों को खोल दीजिए। इस बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि ताजा हालात काबू करने के लिए उनके पास क्या राष्ट्रीय योजना है। कोर्ट ने वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया है। सरकार भी कोरोना को कंट्रोल करने के लिए एक्शन मोड में है। देश की बहस में चर्चा है कि जब केंद्र राज्य सरकारें भी लगातार हालात को सुधारने में दिन रात एक किए हुए हैं, तो क्या किसान नेता भी आंदोलन की जिद छोड़ हालात की नजाकत को समझेंगे, क्योंकि खतरा ऐसे में इनके सुपर स्प्रेडर के तौर पर सामने आ सकता है। तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, क्या महामारी के बीच आंदोलन जारी रखना सही है? आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय न्यूज नेशन की वेबसाइट पर रख सकते हैं। वेबसाइट www.newsnationtv.com। न्यूज नेशन की मोबाइल ऐप पर भी आप जाकर अपनी राय रख सकते हैं। न्यूज नेशन के ट्विटर हैंडल पर भी आप अपनी राय साझा कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। हम इस शो के दौरान ही आपके जवाब भी आपको दिखाएंगे।
इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान आप अपनी राय और सवाल का वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9711002266 पर भी साझा कर सकते हैं। हम आपकी राय को भी इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर बंगाल चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से नई गाइडलाइंस बनाई गई हैं। बंगाल में रोड शो और पदयात्रा पर रोक लगा दी गई है। साइकिल रैली और बाइक रैली पर भी रोक लगा दी गई है। पब्लिक मीटिंग में 500 से ज्यादा लोग नहीं शामिल होंगे। बंगाल के चुनाव के दरमियान रैली में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। आपको बता दें कि लगातार पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार को लेकर सवाल उठते रहे। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच मामला अदालत तक पहुंच चुका है। चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तमाम राजनीतिक दलों की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसके मद्देनजर अब सख्ती नजर आएगी पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दरमियान। हालांकि अब बहुत ज्यादा चरणों का प्रचार नहीं बचा है पश्चिम बंगाल में, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, आने वाले वक्त में इससे कोरोना को लेकर राहत मिलेगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के आंकड़े 10,000 को पार कर चुके हैं। और अब बात देश की बहस के आज के मुद्दे की। मुद्दा यही कि क्या मौजूदा वक्त में किसान आंदोलन को कुछ वक्त के लिए टाल देना चाहिए। हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ हरीश रावत साहब हैं। आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र सरकार में कृषि राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाली है। हमारे साथ सत्ता पक्ष से विश्वास कैलाश सारंग साहब जुड़ रहे हैं, जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। हमारे साथ डॉक्टर MC मिश्रा साहब जुड़ रहे हैं। आप देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के डायरेक्टर रह चुके हैं। विपक्ष से हमारे साथ अलका लांबा जी जुड़ चुकी हैं। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले हरीश रावत साहब, मौजूदा कोरोना काल में क्या सभी लोगों को एकजुट होकर इस महामारी को नहीं हराना चाहिए? राजनीति अक्सर लगातार देखने को मिल रही है। मैं समझता हूं कि इस बात को अब सभी रियलाइज करने लग गए हैं कि बीच में बड़ी लापरवाही हुई है। हमने राजनीति को तरजीह दी है बजाय इसके कि जो महामारी की संभावनाएं हर समय बनी हुई थी। लोग कह रहे थे कि इसकी एक लहर और आएगी और आएगी। हमने उन वार्निंग्स को इग्नोर किया। इवन पॉलिटिकल सर्किल से भी वार्निंग दी गई। राहुल गांधी जी की वार्निंग को भी बहुत हल्का बनाने की कोशिश की गई। और आज परिणाम बिल्कुल साफ है कि पूरे देश के अंदर पहले से ज्यादा चिंताजनक स्थिति है। हर राज्य में चिंताजनक स्थिति है। उत्तराखंड में तो हालत बहुत ही हमारे 3-4 जिलों में तो बहुत ही कष्टप्रद हालत है इस समय, बल्कि कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बिल्कुल, तो सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं सर, देश के अलग अलग हिस्सों में कमोवेश ऐसे ही हालात है। लेकिन इस बीच आंदोलन कर रहे किसानों को फिलहाल अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, ना कि आंदोलन पर। आपको लगता है कि यह बात सही है? देखिए, किसानों के आंदोलन के साथ यदि हम छेड़छाड़ न करें तो आंदोलन पूरी तरीके से नियंत्रित है, पूरी तरीके से अपने रास्ते पर चल रहा है, अपना दबाव वो बनाए हुए हैं और उसका उनको हक है। लोकतंत्र के अंदर हर ऐसे समूह को अपना दबाव ग्रुप बनाने का हक हमको देना चाहिए। और यदि हम उनके साथ छेड़छाड़ करेंगे और कुछ ऐसे हालात पैदा करेंगे कि आंदोलन को अपने को टिके रहने के लिए, अपने अस्तित्व के लिए कुछ अन्य तरीके के कदम उठाने पड़े, तो फिर आंदोलन फैलेगा। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम किसानों को कहें कि आप अपने रास्ते पर अपने तरीके से स्वनियंत्रण से, स्वानुशासन से चलें और हमको महामारी का मुकाबला करने दीजिए। तो आप कांग्रेस पार्टी के पंजाब के प्रभारी भी हैं और आपके मुताबिक किसानों को उनका आंदोलन अपना जारी रखना चाहिए, लेकिन एक नेता के तौर पर नहीं, एक विपक्ष के नेता के तौर पर नहीं, एक पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री के तौर पर क्या कुछ आपके सुझाव होंगे एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर, ताकि मौजूदा वक्त में इस महामारी से निपटा जा सके? मेरी तो बिल्कुल सिंपल सी सलाह है कि प्रत्येक नागरिक इसमें अपना कर्तव्य मान करके चले कि इसकी जो न्यूनतम SOP है कि हम कहीं भी जाएं, यहाँ तक कि घर के अंदर भी मास्क धारण करके रहें, नंबर 1। नंबर 2,
हम सफाई का ध्यान रखें और नंबर 3, जितना अधिक हो सके सामाजिक एक दूसरे से जो दूरी है उस दूरी को बनाए रखें। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि केवल आवश्यक कार्यों से ही हम बाहर निकलें। और जितनी ये हम होता है सार्वजनिक जीवन के अंदर भी और व्यक्तिगत जीवन के अंदर भी लोगों की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, तीज त्योहार होते हैं, दूसरी सब चीज़ें होती हैं, मगर कुछ समय के लिए हमको प्रत्येक चीज़ को स्वयं नियंत्रण में लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। जब तक इसमें जन समर्थन व्यापक रूप से नहीं जुड़ता है। असल में जन समर्थन जुटने लग गया था, लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां समझ करके पूरी तरीके से लोग रास्ते पर आ गए थे। बीच में हम ही भटक गए दास्तां कहते कहते, जब हम पॉलिटिकल लोगों ने बड़ी बड़ी रैलियां करनी शुरू कर दी। ये सबसे अहम बात आप कह रहे हैं जिम्मेदार नागरिक के तौर पर कि अगर कोरोना की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ी है, बिगड़े हैं हालात, तो उसके पीछे जो राजनीतिक तबका है वो भी अपने आप में बड़ा जिम्मेदार है, उसकी भी जवाबदेही है। लेकिन इन सब के बीच सर सियासत दोनों खेमों से देखी जा रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी राहुल गांधी एक के बाद एक सियासी हमले कर रहे हैं और जो मौजूदा सत्ताधारी दल है वो भी कांग्रेस को कटघरे पे खड़ा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी अपोजिशन के नेता हैं, प्रतिपक्ष नेता हैं। अपोजिशन का रोल है टू अपोज द गवर्नमेंट। जहां कहीं छिद्र हैं उन छिद्रों को इंगित करना, जहां कमजोरियां हैं उन पर प्रहार करना, उनको चिन्हित करना और उसको चिन्हित करके एक दबाव ग्रुप बनाना और अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना। राहुल गांधी जी वही कर रहे हैं। और आप देखें तो इस पूरे कोरोना काल में आप फरवरी 2020 में जाइए, तब से लेकर के अभी तक राहुल जी ने जितनी बातें कही हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से रचनात्मक निकली हैं और समय काल ने उनकी चेतावनियों को बिल्कुल सही साबित किया है और सत्ता ने उनकी चेतावनियों को मजाक में उड़ाने की कोशिश की है। आप यदि किसी की चेतावनी की, किसी के द्वारा इंगित की गई कमी का समाधान नहीं कर पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर लगातार रचनात्मक सुझाव दिए हैं, उन सुझावों को मजाक में लेने की कोशिश सरकारों ने की है, गंभीरता से कदम नहीं उठाए हैं, लिपापोती की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश रावत साहब आपका जुड़ने के लिए इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर। लेकिन सारंग साहब जो इस वक्त मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, उनका क्या कुछ रुख है इस पूरे मामले पर, यह हम उनसे समझेंगे। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड आंकड़े सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 67,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के चलते 568 लोगों की जान जा चुकी है। तो इस वक्त किस तरीके के हालात है महाराष्ट्र में वो हम आपको बता रहे हैं। और देखिए मुंबई में भी 24 घंटे में 75 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना के चलते। तो तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आपने सुना उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, पंजाब के कांग्रेस प्रभारी, पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हरीश रावत साहब को, जिन्होंने कहा कि किसानों का आंदोलन लगातार जारी रहना चाहिए। हालांकि उनकी ये अपील है कि अनुशासन जरूर नजर आना चाहिए इस पूरे आंदोलन के दरमियान। विश्वास कैलाश सारंग साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सारंग साहब, हरीश रावत सही कह रहे हैं, आंदोलन जारी रहना चाहिए, कोरोना बढ़ता रहे? देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने गंभीर मुद्दे पर भी हम अपनी राजनीतिक रोटी सेकने से परहेज नहीं करते। ये कोई मामला किसी मुद्दे का नहीं है, ये व्यक्ति की जान से जुड़ा हुआ मामला है। और पूरे देश में जो हालात हैं, पूरी दुनिया में जो हालात हैं, वो इस बात को स्थापित करते हैं कि हम सबको अनुशासन और संयम के साथ अपने आप को और अपने परिवार को बचाना है। जी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मैं सुन रहा था, मुझे नहीं मालूम कौन थे वो, मेरे को नाम उनका नहीं याद है, पर जिस प्रकार से इस पूरे संकट की वार्ता में भी उन्होंने अपनी राजनीतिक मंशा को उजागर किया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, वो एक सूबे के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं और पंजाब जहां से किसानों का आंदोलन शुरू होता नजर आ रहा है उसके अपनी पार्टी के प्रभारी हैं हरीश रावत साहब।
देखिए, ये सीधी सीधी हरीश रावत जी, हाँ मैं उनको जानता हूँ, बहुत वरिष्ठ नेता है, क्योंकि मैं सुन नहीं पाया था, मैं लेट ज्वाइन किया हूँ। हरीश रावत जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। परंतु मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इस समय भी राजनीति, और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने बहुत सकारात्मक बातें की। मैं चुनौती देता हूं कि राहुल गांधी एक बात बता दे जो उन्होंने कहीं कंस्ट्रक्टिव बात की हो इस देश में, जो इस देश के भूगोल को नहीं जानता, जो इस देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति से परिचित नहीं है, जो इस देश में किस तरह से ये देश चलता है उसकी जानकारी नहीं रखता हो, उस नेता के बारे में इस डिस्कशन में यदि चर्चा होगी तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। देखिए सर, लेकिन जमहूरियत में विपक्ष की अपनी भूमिका है। अलका लांबा हमारे साथ हैं, कांग्रेस की नेता। अलका जी, दिल्ली में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं, आप दिल्ली की नेता हैं और दिल्ली में बिगड़ते हालातों के पीछे एक बड़ी वजह किसानों के आंदोलन को भी बताया जा रहा है। देखिए, मेरे को पूरा करने दीजिए। जी सारंग साहब, कहिए सारंग साहब। मैं देखिए, मैं आता हूं अलका जी आपके पास। सारंग साहब, मुझे पूरा करने दीजिए आप। कहिए सारंग साहब। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मेरी पूरी बात नहीं होगी तो मुझे यहाँ बैठने का क्या मतलब है? सारंग साहब कहिए, आप ही को सुन रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से बातें हो रही हैं, इस देश में एक नई बात चल गई कि जहां कांग्रेस की पार्टी है तो कोरोना की अव्यवस्था या कोरोना की बात को लेकर वो केंद्र सरकार को दोषी ठहराते हैं, और जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हमारे मुख्यमंत्रियों को दोषी ठहराते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं विपक्ष के नेताओं को कि ये कोरोना की लड़ाई पार्टी को देखकर नहीं लड़ी जाएगी। कोरोना किसको होगा किसको नहीं होगा ये पार्टी नहीं देखेगा। कोरोना बीजेपी वालों को भी हो सकता है और वापस विपक्षी दलों को भी हो सकता है। एक महामारी में इस देश में सबको मिलकर, समाज को मिलकर ये लड़ाई लड़नी है, और मैं देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई दूंगा। अभी मैं सुन रहा था कि लोग कह रहे थे कि उन्होंने इसको ठीक से डील नहीं किया। दुनिया ने माना है, दुनिया ने कहा है कि इतने बड़े देश में जिस प्रकार से कोरोना को डील किया गया शायद और किसी देश में नहीं किया गया। यदि कोरोना की शुरुआत की हम बात करें, लॉकडाउन लगाकर इस देश में चिकित्सीय व्यवस्थाओं को सुदृढ़ीकरण करने का काम मोदी जी ने किया, लोगों को इस पूरे मामले में ज्ञान देने का काम मोदी जी ने किया, जिससे कि लोग समझ पाएं कि कोरोना क्या है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जान भी है और जहान भी है, दुनिया को चलाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए काम किया, देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम किया, वैक्सीन बनाने का काम किया, वैक्सीन लगाने को। सारंग साहब, अलका लांबा हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। अलका जी, जो बात यहाँ पर मध्य प्रदेश के मंत्री कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मौजूदा वक्त सियासत का नहीं है, गंभीरता का है। आरोप प्रत्यारोप आगे भी उठते रहेंगे, पहले इस महामारी से जीता जाए। सारंग जी को बताइए, क्या ये सच है? मध्य प्रदेश के शहडोल में और उसके बाद भोपाल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों ने दम तोड़ दिया। वहां तो डबल इंजन की सरकार है ना? तो क्या है आपके सामने? आप कंधा थपथपा रहे हैं प्रधानमंत्री जी का। लोगों के लिए वैक्सीन नहीं है, हाथ खड़े कर दिया प्रधानमंत्री जी ने, राज्यों पर छोड़ दिया है, अपनी अपनी वैक्सीन खुद खरीदिए और खुद लगाइए, हाथ खड़े कर दिए। 6 करोड़ वैक्सीन भारतीयों हक था, पहला हक भारतीयों का था उस वैक्सीन के ऊपर, उसे बाहर किसने जो है वो निर्यात किया है। आज ऑक्सीजन की भारी कमी है, किसने 9000 मैट्रिक टन हमारे देशवासियों की ऑक्सीजन खींचकर उसे मौत के मुंह पे डालकर किसने उसे बाहर जो है निर्यात किया है। और आज कौन 50,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन खरीद रहा है? सवाल पूछने दीजिए। अगर ये सवाल विपक्ष नहीं करेगा तो कौन करेगा? अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन के बिना। आज हकीकत हाहाकार मचा हुआ है। अमित शाह जी कहाँ हैं? बंगाल में आज उनकी 3 रैलियां हुई हैं। किसान आंदोलन की चिंता आपको भी है, हमें भी है। किसानों की चिंता आपको भी है, हमें भी है। अमित शाह जी, बेहतर होता अपनी बंगाल की रैलियां छोड़ के किसानों से आज मीटिंग कर लेते। मैं आपको यकीन दिला रही हूँ, रैलियां भी रद्द होती और किसान आंदोलन भी पीछे हटता। और 3 काले कानून अभी वापस ले ले मोदी सरकार, अभी ठीक है। लेकिन अलका जी, ये अपील, ये उम्मीद जो आप सत्ताधारी दल से कर रही हैं, एक अपील के तौर पर तो विपक्ष भी कह सकता है ना किसान नेताओं से कि हालात बिगड़ रहे हैं, कृपया करके आंदोलन को कुछ वक्त के लिए स्थगित कर दीजिए। क्या विपक्ष के तौर पर, जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर, यह आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? सरकार की तो बनती है। माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं, जरा एक बार हम एक्सपर्ट्स के ओपिनियन ले लेते हैं। डॉक्टर एमसी मिश्रा हमारे साथ हैं, डायरेक्टर रह चुके हैं एम्स के। एमसी मिश्रा, जब 3 लाख से ज्यादा मामले देश में कोरोना के आ रहे हैं, अगर कोई आंदोलन जारी रहता है तो क्या उससे हालात सुधरने जा रहे हैं कोरोना के मोर्चे पर, या हालात और भयावह होने जा रहे हैं? क्योंकि वो लोग जो आंदोलन में शिरकत कर रहे हैं वो आसपास के दूरदराज के गांव के इलाकों से यहां पर आ रहे हैं और वापस अपने अपने घर जा रहे हैं।
देखिए, भारत एक बड़ा अनोखा देश है। यहाँ पे लोगों को स्वास्थ्य की सबसे बाद में चिंता होती है, सबसे पहले नहीं होती है। और फिर जब बेड नहीं मिलता आईसीयू में और वार्ड में तो बिलखते हैं, फिर सरकार को गाली निकालते हैं। तो ये स्थिति है भारत की। अब इसमें कोई क्या कह सकता है? आंदोलन तो बेफजूल है ही है इतने दिनों से, जिसका कोई मतलब नहीं है और कोई जेन्युइन डिमांड भी नहीं है। सबको पता है इस बात का देश में, लेकिन कुछ लोग अपनी ईगो बना लेते हैं तो बस वो करते रहते हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आंदोलन अगर जारी रहता है मौजूदा वक्त में तो उससे हालात सुधरने नहीं है बल्कि आने वाले वक्त में और बिगड़ सकते हैं। हम देश की बहस में दर्शकों को भी शामिल करते हैं और देश की बहस में आज हमारे साथ इस वक्त जो एक दर्शक जुड़ रहे हैं वो गाजियाबाद से गोल्डी सहगल हैं। गोल्डी, देश की बहस का मुद्दा ये कि क्या मौजूदा वक्त में किसानों के आंदोलन को कुछ वक्त के लिए स्थगित नहीं कर देना चाहिए, आपकी राय? बिल्कुल ठीक बात है, ये आंदोलन को समाप्त करना चाहिए। अगर जिंदा रहेंगे तो आंदोलन दोबारा हो सकता है, जिंदा नहीं रहेंगे तो आंदोलन किस चीज के लिए करेंगे, किसके लिए लड़ाई लड़ोगे आप? अगर हम सब और आरोप प्रत्यारोप ना करके अगर आज हम देश के विषय में बात करें, देश के लिए सोचें, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी, ले आपस की लड़ाई के चक्कर में आम लोग जो जनता है उसका भरोसा खोते जा रहे हैं सब लोग। तो इसको आंदोलन को भी खत्म करना चाहिए और एक मिलकर एक ऐसी रणनीति बनानी चाहिए जिससे कि देश का भला हो, लोगों का भला हो। बेहद अहम बात आप यहां पर कह रहे हैं कि जो राजनीतिक तू-तू मैं है उससे बचना चाहिए। गोल्डी सहगल दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं गाजियाबाद से। सारंग साहब, यही बात अलका लांबा भी कह रही हैं और वो उम्मीद सरकार से कर रही हैं, वो आपसे उम्मीद कर रही हैं कि अगर कोरोना के खतरे को कम करना है, अगर आपको लगता है कि किसानों के आंदोलन से कोरोना और ज्यादा फैल सकता है तो सरकार क्यों नहीं अपील करती है किसानों के आंदोलनकारियों से कि भैया कुछ वक्त के लिए अपने आंदोलन को टाल दो? देखिए, पहले तो अलका लांबा जी ने मध्य प्रदेश और भोपाल की बात की तो मैं उनका ज्ञानवर्धन करना चाहता हूं और पूरी ताकत के साथ ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश या भोपाल में कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जिसने ऑक्सीजन के कारण किसी की मृत्यु हुई हो। किसी की भी मृत्यु बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पर मैं विपक्ष के नेताओं को ये कहना चाहता हूँ कि लाश पर राजनीति करना बंद करें। ये समय नहीं है, ये समय नहीं है, ये लाश पर राजनीति करना बंद करिए। किसी की मृत्यु हुई है और उस पर आप अपनी राजनीति कर रही है। ये राजनीति करना बंद करिए अलका जी, अलका जी राजनीति करना बंद करिए। ये राजनीति करना बंद करिए। किसी की मृत्यु पर, किसी की लाश पर राजनीति मत करिए। मध्य प्रदेश में और भोपाल में कहीं भी किसी भी जगह पर ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु नहीं हुई है। मैं ऑफिशियल बोल रहा हूँ। जहाँ तक बात है किसी आंदोलन की, ये बात सही है। अलका जी एक एक करके मैं आऊंगा आपके पास। अलका जी माफ कीजिएगा, एक एक करके, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। केवल मीडिया में सुनकर मत बोलिए, ये शोभा नहीं देता। ये डिस्कशन का तरीका नहीं है। ठीक है, लेकिन सारंग जी, मेरा सवाल ये नहीं था कि मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, मेरा सवाल ये था कि सरकार भी इस पूरे आंदोलन को नाक की लड़ाई तो नहीं मान रही है। क्यों नहीं आप अपील करते हैं किसान आंदोलनकारियों से? जो नहीं, देखिए, हम तो पहले ही बोल चुके हैं। हमने तो किसान आंदोलन के मामले में हर समय वार्ता के द्वार खोल के रखे और एक बार वार्ता नहीं हुई, हमने बहुत बार वार्ता की है। हमारे कृषि मंत्री जी हों, हमारे गृह मंत्री जी हों या हमारे बाकी भी मंत्री हैं, हर समय किसान नेताओं से बातचीत की है और इसी का तो परिणाम निकला है कि किसानों ने माना है कि नरेंद्र मोदी जी ने उनके हित में काम किया है और हमने तो हर समय वार्ता के द्वार खोल के रखे हैं। जी, वार्ता के द्वार खोल रखे हैं, तो फिर बातचीत क्यों नहीं हो पा रही है? किसानों से बात को तीन कृषि कानूनों का समाधान कब निकलेगा ये अलग बात है, लेकिन तब जबकि देश के ऊपर संकट है बहुत गंभीर, तब हालात क्यों नहीं सुधर पा रहे हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया सारंग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज नेशन के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अलका लांबा के कई सवाल हैं जिनका जवाब देने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह साहब, मैं आपका रुख करूं उससे पहले अलका लांबा, देखिए आपने सुना अभी मंत्री को मध्य प्रदेश के, वो कह रहे हैं कि देखिए हम तो लगातार, सरकार कह रही है किसानों से कि बातचीत का दरवाजा खुला हुआ है। जो सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा था, एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर आप क्यों नहीं अपील करते हैं किसानों से कि आंदोलन को रोका जाए कुछ वक्त के लिए? आप तो दिल्ली के नेता हैं अलका जी, आप समझ रही हैं कि हालात कितने भयावह हो रहे हैं इस वक्त देश की राजधानी में। कोई इनकार नहीं कर रहा है, पर आपको लगता है कि हम जो कांग्रेस है
किसानों को कहेगी अभी आंदोलन खत्म कर लीजिए, जब महामारी खत्म होगी तब हम आपकी समस्या का हल देंगे। ये कांग्रेस नहीं कह सकती, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में नहीं है। हल किसे देना है? केंद्र की सरकार को देना है। अमित शाह जी आज बंगाल की 3 मीटिंगें, रैलियां रद्द करते और किसानों से आज मीटिंग कर लेते और उन्हें यकीन दिला देते कि महामारी के बाद हम आपको दोबारा सुनेंगे, वरना आप दोबारा आंदोलन कर लीजिएगा। उन्होंने तो कोई महत्व ही नहीं दे रहे हैं इस आंदोलन को, वो तो अपनी रैलियां कर रहे हैं बंगाल में बैठकर जो है। तो कैसे समझाएं इन किसानों को? ये महामारी है, घर चले जाइए। कैसे समझाएं जब देश का गृह मंत्री खुद निकलकर अलका जी, विरोधाभास तो नहीं है। जब आप किसानों के साथ खड़े होते हैं ये कहते हुए कि हम आपके साथ हैं, तब आप कैसे उन्हें कन्विंस करते हैं कि आप उनके साथ हैं? जब आपको लगता है कि अब उनको अपने आंदोलन को स्थगित करना चाहिए, तब आप उन्हें क्यों नहीं कर पा रहे हैं कन्विंस? ये सेलेक्टिव पॉलिटिक्स तो नहीं है अपनी सुविधा के हिसाब से? किसानों के साथ का मतलब है किसानों की मांगों के साथ खड़ा होना। जो उनकी मांगे हैं कि 3 काले कानून वापस लिए जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून लाया जाए। ये बात तो नवंबर से कर रहे हैं, आज थोड़ी ना वो आंदोलन पे बैठे रहे हैं। वो तो नवंबर से बैठे हुए। कितना समय केंद्र की सरकार को मिला? आज फिर एक षड्यंत्र रखकर बदनाम करके कि भाजपा नेता कहते हैं ऑक्सीजन का सिलेंडर किसानों ने रोका। ड्राइवर जो है, जो ऑक्सीजन का सिलेंडर ला रहा था, ड्राइवर ने बयान दिया कि नहीं, किसानों ने तो सही रास्ता दिखा के मदद की है। किस तरह से बदनाम करके आपने सीए नागरिकता कानून को बदनाम करके षड्यंत्र में दबा दिया। आप इस आंदोलन को नहीं दबा पाएंगे। ये आरपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आरपी सिंह साहब, जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक 21 अप्रैल से पंजाब से किसानों का दिल्ली कूच हो रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर धरने में किसानों का ग्रुप शामिल होगा, इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। 19 अप्रैल को अमृतसर में किसानों की महापंचायत होती है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर धरना लगातार जारी है। कोई बड़ी सभा नहीं होगी, ये बात जरूर राकेश टिकैत ने कही है। लेकिन क्या वाकई इतना कहने भर से दिल्ली में, देश में कोरोना के मामले कम हो जाएंगे? क्या उसमें किसानों के आंदोलन की हिस्सेदारी कम हो जाएगी? देखिए, मैं अपेक्षा करूंगा, मैंने अलका जी को बीच में टोका नहीं, वो बीच में न बोलेंगे, ये ऐसी अपेक्षा करता हूँ। देखिए, बड़ा स्पष्ट है, ये कह रही कि वहां से जो ऑक्सीजन आ रहा है उसको रोका नहीं जा रहा। मैं गाड़ी का नंबर दे रहा हूँ। दिल्ली पुलिस आज अपनी सिक्योरिटी के अंदर ऊपर के हाईवे से लेकर 4 घंटे का रास्ता फालतू था। गाड़ी का नंबर HR267688 गाड़ी का नंबर है, ट्रक का नंबर। ये तो हालत है जो सच है। वो सुपर स्प्रेडर नहीं है, वो सुपर ब्लॉकर भी है। दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई की जो दिक्कत है उसमें एक 140 मीट्रिक टन, 480 मीट्रिक टन दिल्ली को दिया जा रहा है, जिसमें 140 मीट्रिक टन पानीपत से आता है और पानीपत का रास्ता सिंगू बॉर्डर से आता है। और रास्ता खोल दे तो वो 3 घंटे का रास्ता लगभग छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो नहीं, क्योंकि कैप्टन साहब को लगा नहीं, अब फिर वापस भेजो, 50 लोग भेजो वहां पर। देखिए, बड़ा स्पष्ट है। अगर हकीकत सुनना चाहते हैं, 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा पंजाब ने माफी का वादा किया था। उसमें से 1 पैसा कर्जा माफी नहीं। और कैप्टन साहब ने गुटका साहब की कसम खाई थी हम किसानों को कर्जा माफ करेंगे, वो किया नहीं, इसलिए उन्होंने किसानों का ध्यान बांट दिया। मैं आज चैलेंज देकर कहता हूँ, किसी एक किसान की, एक मिनट सुनिए, एक किसान की एक इंच जमीन जाती हो तो मैं मान जाऊंगा, किसी एक किसान की नहीं। और दूसरी बात, अरे ये तो महापंचायत कर रहे थे ना, अभी थोड़े दिन पहले प्रियंका वाड्रा और ये टिकैत साहब मिलकर महापंचायत कर रहे थे। उग्रान साहब और राज्यपाल से मिलकर प्रियंका वाड्रा के साथ महापंचायत कर रहे थे। ये जाकर अटेंड कर रहे थे। राजस्थान में महापंचायत की इन्होंने, हरियाणा में महापंचायत की, उत्तर प्रदेश में महापंचायत की, पंजाब में महापंचायत की। राज्यों के चुनाव और इसमें अरे छोड़िए, चुनाव तो अभी हो रहे हैं, चुनाव वाले राज्य का असर बाद में आएगा। हमारे साथ और जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और देश के वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी भी। लेकिन जो बात यहाँ पर अलका लांबा खड़ा कर रहे हैं आरपी सिंह जी, वो कह रहे हैं कि देखिए, आप सिर्फ इनको स्प्रेडर के तौर पर मत मानिए, ब्लॉकर के तौर पर भी मानिए। और ये बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है किसान आंदोलन पर, इसके चलते ऑक्सीजन की सप्लाई को बाधित किया जा रहा है। अलका जी, मैं आपको बता रही हूँ, ऑक्सीजन थे उसे किसानों ने नहीं रोका, उसे हरियाणा उत्तर प्रदेश की सरकारों ने रोका। झूठ बोल रही है, गाड़ी का नंबर दे रहा हूं। दिल्ली पुलिस की एस्कॉर्ट किया गया, पुलिस गई वहां से लाने के लिए, यहाँ लाया गया। मैं आपको मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री लगातार लिखित में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि हरियाणा की सरकार और यूपी की सरकार इन टैंकर को रोक रही है, जिसपे दिल्ली का हक है, जो दिल्ली को लॉट किए गए हैं। ये जान के सारा आरोप दोष किसानों पर लगा रहे हैं। आप केजरीवाल के साथ है तो सुनिए,
कि इन टैंकों को बॉर्डर पार करा वही केजरीवाल साहब पंजाब में जाकर महापंचायत करते हैं। झूठ है साहब। वही केजरीवाल साहब जाकर पंजाब में महापंचायत करते हैं। नहीं होता है। आप बताइए प्रियंका वाड्रा महापंचायत करी थी नहीं करी थी? प्रियंका वाड्रा ने कितनी महापंचायत की, कितनी बार जाकर बंगाल में चुनाव पर लागू होते हैं। आरपी सिंह जी, अलकानंदा जी, जो बीत गया उसकी बात ना करें तो ज्यादा बेहतर हो। मौजूदा स्थिति जो लगातार भयावह हो रही है, जिससे आने वाले वक्त में हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं, इस पर अगर एक ठोस नीति बन सके, कोई फैसला हो सके तो ज्यादा बेहतर होगा। लोगों की जिंदगियां जा रही हैं सर। कहिए किसान आंदोलन को बदनाम करके डाइवर्ट नहीं करे। मैं बदनाम नहीं कर रहा, हकीकत है। 140 ठीक है, बात कीजिएगा, आप दोनों को रोक रहा हूं। अनुराग भदौरिया, किसान आंदोलन में शिरकत करने वाले किसान जब अपने गांव जा रहे हैं, कस्बे में जा रहे हैं, तो क्या कोरोना नहीं फैल रहा है? समाजवादी पार्टी जो किसान आंदोलन के साथ खड़ी है, क्या वो अपील नहीं कर सकती है किसान आंदोलनकारियों से कि कुछ वक्त के लिए आप अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए? अनुराग भदौरिया, देखिए इस समय किसानों पे राजनीति करने का नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई दूसरी पार्टी हो। इस समय ज़रूरत है कि लोगों की जान कैसे बचे। ऑक्सीजन नहीं है, हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल है, लोगों के सामने अपने परिवारजनों को मरते हुए देख रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्म की बात किसी सरकार के लिए नहीं हो सकती। इसलिए इशू को डाइवर्ट इधर उधर ना किया जाए। यही इनके मंत्री, कैबिनेट मंत्री क्या कह रहे हैं? बहुत सीधा सवाल है सर मेरा आपसे, अगर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है किसी आंदोलन के नाम पर, क्या उससे कोरोना बढ़ेगा या उससे कोरोना कम होगा? अगर उससे कोरोना बढ़ेगा तो एक जिम्मेदार नेता के तौर पर आपकी पार्टी भी अपील करती है कि इस भीड़ को रोका जाए। अरे प्रभु सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। प्रभु अच्छा प्रभु सुन लीजिए, प्रभु मेरी बात सुन लीजिए। जब मैं पोल खोलता हूं तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? तो मैं कह रहा हूं कि इनके कैबिनेट मंत्री हैं जो ये कह रहे हैं, जो वो बेचारा ऑक्सीजन की बात कर रहा है, एक पीड़ित की मुझे ऑक्सीजन दिला दो तो कहते हैं तुम 2 खाओगे। सोचो, थप्पड़ मारने को तैयार है। ये मानसिकता, ये मानव धर्म, इतनी इनकी मानसिकता, इनका मानवता मर चुकी है। सोचो, भारतीय जनता पार्टी का 2 खाओगे, ऐसा कोई बोलता है क्या? ऐसे कैबिनेट मंत्री को क्या मोदी जी अपने कैबिनेट से निकालेंगे? इतने बुरे वक्त में कोई अगर मंत्री से मदद मांगने जाए तो उसको 2 थप्पड़ मारने की बात करेंगे आप? ये मानवता है क्या? मैं जानना चाहता हूं इतने दिनों से लगातार वेस्ट बंगाल में 1 लाख 2 लाख 3 लाख जहां तक मेरी नजर जा रही है लोग हैं, ये प्राउड की बात थी। तीसरी बार मैं सवाल दोहरा रहा हूं सर आपसे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरा जवाब आप भी दे दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आप मेरा जवाब दीजिए, मैं आपका जवाब दे दूंगा। अगर हिम्मत है तो आप मेरा जवाब दीजिएगा, जब सवाल से मत भागे ना। अनुराग भदौरिया, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। आप जनप्रतिनिधि हैं, आपकी जिम्मेदारी है सवालों का जवाब देना। आप अगर किसान आंदोलन के साथ खड़े होते हैं, अगर आप कहते हैं कि आप आंदोलन के साथ खड़े हैं, तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही बनती है कि अगर उस आंदोलन से कोरोना बढ़ेगा तो आप भी उसके लिए दोषी होंगे। इसीलिए आपसे सवाल पूछा जा रहा है, क्या आपको लगता है कि आंदोलन से कोरोना बढ़ेगा या घटेगा? और अगर बढ़ेगा तो आप अपील करने का साहस क्यों नहीं दिखाते हैं कि कुछ वक्त के लिए इस आंदोलन को स्थगित किया जाए? अनुराग भदौरिया, ये राजनीतिक रोटियां सीखने का वक्त नहीं है सर। 3 लाख से ज्यादा मामले आ चुके हैं देश में इस वक्त। अकेले दिल्ली में 25,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अगर ऑक्सीजन का संकट है जिस पर आप चिंता जाहिर कर रहे हैं, तो उस संकट के पीछे की बड़ी वजह है तेजी से बढ़ते मामले, और उस बढ़ते मामलों के पीछे की बड़ी वजह क्या इस तरीके से इकट्ठा भीड़ नहीं है? ये पाप है, सरासर पाप है कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव कराते रहे जहां पे कोरोना से लोग, यहां मौतें हो रही हैं, और आप यहां पे आए बाएं साए बोल रहे हो। कम से कम अनुराग भदौरिया साहब, बात पूरा क्यों हो रही है? आप पश्चिम में पहुंच जा रहे हैं, एक जगह टिकिए तो जरा। मैं एक बार फिर आऊंगा, थोड़ी तैयारी कीजिए। राहुल देव सर, क्या मौजूदा वक्त में आंदोलन को जस्टिफाई किया जा सकता है? इस समय किसी भी सामूहिक आयोजन को जहां पर 50 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा हों, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। चाहे वो राजनीतिक आंदोलन हो, चाहे धार्मिक आंदोलन हो, या वो चुनाव हो, या वो किसानों की सभा हो। ये पूरे देश के लोगों को बचाने का प्रश्न है, केवल अपने को ही नहीं, दूसरों को भी बचाने का प्रश्न है। आपको कोविड की चिंता नहीं होगी तो इतना कहना काफी नहीं है कि हमें जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि आप अपनी चिंता भले ही ना करें, लेकिन आपसे दूसरों की जान जा सकती है। तो इस समय कोई भी 50 से ज्यादा लोगों का एक साथ आना, या 50 भी ज्यादा है, वो बिल्कुल नाजायज है। लेकिन राहुल सर, फिर क्या वजह है कि वो राजनीतिक दल जो जिम्मेदार राजनीतिक दल के तौर पर, लोकतंत्र के एक मजबूत स्तंभ के तौर पर खुद को स्थापित करते हुए कहते हैं कि हम इस आंदोलन के साथ हैं, मौजूदा वक्त में वो ये साहस नहीं जुटा पा रहे हैं कि इस आंदोलन को फिलहाल रोका जाए? अब किसको क्या रहे, क्योंकि हर राजनीतिक दल का यही सवाल है, क्योंकि सबको अब
एक भी आप दल ऐसा बता दीजिए जिसने इस दौरान रैलियां नहीं की हैं, सभाएं नहीं की हैं। तो किसी एक आंदोलन से अपने को जोड़ना, अब आप खुद चुनावी सभाएं नहीं कर रहे हैं तो आप किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, या उनको ये कहने की हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं कि आप आंदोलन करिए लेकिन अलग होकर करिए, भीड़ मत करिए, देश को लोगों को बचाइए और अपने को बचाइए। ये कहने में भी राजनीति हो रही है। आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव जी जुड़ चुके हैं, जो लगातार किसानों के मुद्दों को उठाते रहे। योगेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि मौजूदा वक्त में किसान आंदोलन के सामने चुनौती दोहरी है, एक सरकार की तरफ से और एक कोरोना की तरफ से। जो पहली चुनौती जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, सरकार की तरफ से चुनौती, वो चुनौती आखिर आपको क्यों नजर आती है सर? हमें नहीं नजर आती। सरकार बाकायदा अखबारों के जरिए घोषणा कर चुकी है। आपने तो पढ़ा होगा, आप पत्रकार हैं, एक नहीं देश के 4-5 बड़े अखबार इस पर खबर चला चुके हैं कि ऑपरेशन क्लीन होने वाला है। और वो खबर बिल्कुल, और वो कोई हमारे तरफ से चलाई हुई नहीं है, उन अखबारों की है जो कि भारतीय जनता पार्टी के मुखपत्र माने जाते हैं। उन अखबारों में खबर छपी है कि ऑपरेशन क्लीन होगा। जैसे ही बंगाल के चुनाव में वोटिंग खत्म होगी, उसके बाद कोरोना के हवा से किसानों को भगाया जाएगा, और जब संख्या कम हो जाएगी तो पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद से अचानक रातों रात इनके तंबू खत्म कर दिए जाएंगे और आंदोलन खत्म हो जाएगा। ये बात कोई मेरे मन की उपज नहीं है। ऑपरेशन क्लीन की खबर, और ये हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के उच्च अधिकारियों में मीटिंग हुई है। अब मीटिंग में मुझे तो नहीं बुलाया जाता, जाहिर है ऐसी चीजों में, लेकिन अखबारों में है। और क्योंकि ये सरकार पहले ये काम कर चुकी है, इसलिए संदेह का एक आधार बनता है। सर, लेकिन आप ही के मुताबिक जो ऑपरेशन क्लीन हो सकता है, उसके लिए तो अगर कोई सरकार चाहे तो वो आज भी हो सकता है, वो 1 महीने पहले भी हो सकता था। कोरोना का हवा आखिर क्यों बनाया जाएगा उसके पीछे? जी, पहले नहीं हो सकता था, क्योंकि सरकार को नंबर 1 तो चुनाव लड़ने हैं, दूसरा यहाँ पे संख्या है। आप अगर टिकरी बॉर्डर गए हो, सिंगू बॉर्डर गए हो, तो आप जानते हैं कि कितना कठिन होगा वहां उस तरह का कोई भी ऑपरेशन क्लीन नुमासी चीज करना। और सरकार जानबूझ के इन चीजों से बचती रही है। सरकार को कोई आड़ चाहिए, सरकार को कोई बहाना चाहिए, और जैसा सरकार ने पिछली बार भी दिखाया है, सरकार इस तरह के बहाने इस्तेमाल करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोरोना के प्रति लापरवाह हो जाएं, है ना। उसके प्रति हमें जिम्मेवार रहना होगा। और किसान आंदोलन ने स्वयं बिना किसी सरकार के कहे, बिना किसी मीडिया के कहे, स्वयं उसके बारे में सावधानियां और सब कुछ करने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, लेकिन आप जिस दूसरी चुनौती का जिक्र कर रहे हैं, उसमें कहीं ट्रस्ट डेफिसिट भी नजर आता है। आप कह रहे हैं कि देखिए, कोरोना के जो आंकड़े हैं उन तक पर भी भरोसा नहीं है। सर, ये विश्वास का संकट आखिर क्यों है? क्या वाकई कोरोना नहीं है देश में? क्या 24 घंटे में 3 लाख मामले नहीं आ रहे हैं? क्या इस आंकड़े में हम दुनिया के बाकी देशों को पीछे नहीं छोड़ रहे हैं? मैं हैरान हूं, आप कहां से ये चीजें ला रहे हैं। मैं तो, आपने मेरा एक लेख पढ़ा है जिसमें मैं तो खुद कहता हूं कि कोरोना का संकट बड़ा गंभीर संकट है। मैं कहता हूं कि कोई किसानों को विशेष इम्यूनिटी नहीं है भाई। जैसे बाकी सबको प्रिकॉशन लेने हैं, किसानों को भी वैसे ही प्रिकॉशन लेने हैं, और हम उसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमने तमाम मोर्चों पे वैक्सीन के कैंप लगवाए हैं। हम किसानों को समझा रहे हैं, जैसे देश भर के गांव में समझाना चाहिए कि भाई मास्क वगैरह महत्वपूर्ण चीजें हैं, अच्छी चीजें, इसका प्रयोग कीजिए। और हमने अपनी तरफ से जहां जहां किसी भी व्यक्ति को कठिनाई हो सकती है, उसका समाधान करने की पहले से कोशिश की है। आपको पता होगा आज शाम क्या हुआ। आज शाम सोनीपत के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के साथियों ने घोषणा की है कि सिंगू बॉर्डर से किसी भी किस्म की, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे एम्बुलेंस हो, या प्रशासन किसी भी चीज को कहे कि हाँ ये इस इमरजेंसी से डील करने के लिए जरूरी है, उसको एकदम पैसेज हमारी तरफ से दिया जाएगा। अब दिल्ली पुलिस बैरिकेड खोलेगी नहीं खोलेगी ये उनका काम है, लेकिन हमारी तरफ से गारंटी है। योगेंद्र सर, दरअसल में आपने ये भी कहा कि जो आंदोलनकारी किसान हैं उनको कोरोना की हर बात में साजिश की बू आ रही है। ऐसा क्यों आपको नजर आता है सर? और यही क्या ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है सरकार और किसानों की? बिल्कुल सही बात है। आप मुझे लगता है कि अगर इस 5 महीने के बाद कोई पूछे कि ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है, तो मैं कहूंगा भोलेपन की भी इंतहा है। जिन लोगों के साथ सरकार ने हर कदम पे धोखा किया,
जिन किसानों के साथ सरकार ने धोखाधड़ी से कानून लाया, जिनके साथ ईमानदारी से बात नहीं की, हर तीसरे दिन सरकार के मंत्री झूठ बोलते हैं, उन किसानों से पूछा जाए कि आप सरकार पे भरोसा नहीं करते, तो वो शायद हंसेंगे इस सवाल के ऊपर। जिसे कहते हैं ना कि खुशी से मरना जाते अगर एतबार होता। लेकिन जैसा मैंने खुद इस लेख में कहा है और मैं खुल के पब्लिक में कहता हूं कि अगर सरकार कल को कहे कि भाई कपड़े पहनिए सर्दी के अंदर, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम नंगे हो जाएं कि सरकार का विरोध करना है। नहीं, सही बात है, जो हमें कोरोना वायरस के प्रति हमारी खुद की जिम्मेवारी है। और याद रखिए, बाकी लोगों को तो बाद में होगा, सबसे पहले हमारे अपने साथियों को होगा। तो जाहिर है हमें उसकी चिंता करनी चाहिए और उसके लिए चिंता, उसके लिए समाधान, उसके लिए प्रयास शुरू कर दिए। उठ सकता है एक आम भारतीय के जहन में, जब अलग अलग राज्यों और केंद्र सरकार के स्तर पर गाइडलाइंस बनाई जा रही हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक में जो संख्या है सदस्यों की वो तय की जा रही है, तब लोकतंत्र के नाम पर आंदोलन में लगातार भीड़ इकट्ठी होती रहे, क्या ये जायज है? क्या इस तरीके के अगर आंदोलन अलग अलग बातों पर इस महामारी के दौर में और ज्यादा होते हैं तो क्या उसको भी जस्टिफाई किया जा सकता है? दो बात मैं कहूंगा। एक तो मैं कहूंगा कि ज्यादातर ये जो सरकार के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, इन लोगों को तो अगले 1 साल तक अपना मुंह बंद करके रखना चाहिए। जो काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया है, जो काम इस देश के गृह मंत्री आज भी कर रहे हैं, इन लोगों को तो 1 साल तक शर्म से अपना मुंह बंद करके रखना चाहिए। ये दुनिया को पाठ पढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, अरे सबसे बड़े उसके दोषी और पापी तो आप हैं प्रधानमंत्री जी। सुबह कहते हैं कि कुंभ को छोटा कर दीजिए, शाम को कहते हैं इतनी विशाल मैंने रैली कभी देखी नहीं है। इससे बड़ा पाखंड करने वालों को तो दुनिया में अपना मुंह सील कर लेना चाहिए। लेकिन एक आम भारतीय क्या सोचे? एक आम भारतीय जो अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 आदमियों को इकट्ठा कर पा रहा है, जो अपने शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों को शामिल कर पा रहा है, वो देख रहा है टिकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर या किसान की पंचायतों में पंजाब में कि हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं लोकतंत्र की दुहाई देकर। मेरा सवाल यह था कि क्या ये जस्टिफाइड है? मेरे ख्याल में आप ये नहीं देख रहे हैं कि इस आंदोलन का स्वरूप क्या है। इस आंदोलन का स्वरूप ये नहीं है कि कोई 10-20 हजार लोग खड़े होकर एक साथ कंधे से कंधा मिला के मार्च कर रहे हैं। दिन के 24 में से 23 घंटे 22 घंटे लोग अपने अपने कैंप में रहते हैं और ये कैंप दिल्ली की किसी भी बस्ती से अलग नहीं है, देश के किसी भी गांव से अलग नहीं है। एक कैंप में 3-4 लोग रहते हैं, जैसा कि दिल्ली की किसी भी बस्ती में रहते हैं। मेरे ख्याल से आपने दिल्ली की किसी भी बस्ती को ठाने खत्म करने की तो मांग नहीं की कि आप अपनी बात कहें और वो तस्वीरें भी हम लगातार दिखाते रहे अपने दर्शकों को। वो तस्वीरें ऐसी नहीं है सर जैसा आप कह रहे हैं। आप महापंचायतों का जिक्र कर रहे हैं। महापंचायतों की बात मैं बिल्कुल समझता हूं और मेरे को खुद लगता है कि हमें इन चीज़ों के ऊपर जिम्मेवारी से गौर करना चाहिए। कल फिर हमारी मीटिंग हो रही है जिसके बारे में बातचीत की जाएगी। मैं नहीं जानता कि ये कब की और कहाँ की तस्वीर आप दिखा रहे हैं। फिलहाल इस तस्वीर के अंदर मुझे वो नहीं दिख रहा जो आपने कहा है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये वो तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। जी, जो हो रहा है वो ये कि हमारे जो टिकरी बॉर्डर है, सिंघू बॉर्डर है, इनमें लोग सामान्यतः जैसे मैंने कहा 24 में से 22 घंटे वो अपने अपने टेंट में रह रहे हैं, जैसे कि किसी बस्ती और वहां पे रह रहे हैं। जो आपने प्रश्न उठाया है वो ये कि 1-2 घंटे की जो सभा हो रही है, योगेंद्र सर, क्या उसके बारे में हमें और ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगी? ये सुनिश्चित हो पाएगा? ये तस्वीरें डरा रही हैं सर। मैं समझता हूं, पहला फिर मैं आपको याद दिलाऊं कि मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी चैनल ने पिछले 1 महीने बंगाल की ये तस्वीरें दिखा के यही कहा होगा कि ये डरा रही है। अगर कहा होगा तो आपकी इस ईमानदारी और पत्रकारिता को दाद देता हूं। नहीं कहा गया होगा तो बहुत पाखंडी बात होगी। दूसरी बात, आंदोलन को तब से कवर कर रहे हैं जब वो पंजाब से सीमित था, सिर्फ दिल्ली तक नहीं पहुंचा था, और लगातार पश्चिम बंगाल की इस तरीके की डराती तस्वीरों को लेकर भी सवाल लगातार खड़ा करते रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो जैसे मैंने कहा, मैं देख नहीं पाया था, मैं आमतौर पे देखता नहीं हूं, लेकिन मैं आपकी पत्रकारिता को सलाम करता हूं अगर आपने ऐसा किया है तो। मैं जो कह रहा हूं वो ये कि इस तरह की जहां भीड़ है और जहां किसी तरह का मास्क नहीं पहना जा रहा, वो हमारे लिए चिंता का विषय है। हम उसके बारे में सोचेंगे, कोई रास्ता निकालेंगे। रास्ता ये नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे को लगता है कि ज्यादातर लोगों को हम या तो समस्या का इलाज करना चाहते हैं या कि हम उससे रफा दफा करना चाहते हैं। बिल्कुल। जिन लोगों की चिंता ये है कि भाई आंदोलन किसी तरह खत्म हो, उनसे तो मैं नमस्ते कहूंगा। जिन लोगों को ये है कि हाँ आंदोलन चले लेकिन भाई कायदे से चले, आप
कोरोना का ध्यान रखें। उनको मैं कहूंगा कि हाँ, आपकी बात सर माथे पे, हम ध्यान रख रहे हैं, हम और ध्यान रखेंगे। हर नागरिक की चलिए सर, तरह ये हमारा फर्ज उम्मीद बनता आपसे है की कि जा हम इन सकती है चीजों कि का आने ध्यान वाले रखें। वक्त में ध्यान और ज्यादा रखा जाए। पंजाब की महापंचायत की जो तस्वीरें आई हैं वो भी उसी तरीके से सवाल खड़ा कर रही हैं जिस तरीके के सवाल पश्चिम बंगाल की चुनावी रैलियों पर तमाम राजनीतिक दलों पर उठाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र यादव साहब आपका जुड़ने के लिए न्यूज नेशन के साथ। लेकिन इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एम वली जुड़े हैं, सीनियर फिजिशियन हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी हमारे साथ बने हुए हैं। आरपी सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और अलका लांबा कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता भी हमारे साथ है। लेकिन दर्शकों में से हमारे साथ बच्चा बाबू मिस्त्री जुड़ रहे हैं दिल्ली से। जी मिस्त्री साहब, पूछिए अपना सवाल, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मेरा सवाल था कि जिस तरह आज कोरोना का संख्या बढ़ रहा है और विपक्षी पार्टियां बीजेपी पे और प्रधानमंत्री पे जिस तरह जैसे गिद्ध इंतजार करते रहता है कि कुछ घटना घटे या मौत हो तो हम लोग का इस तरह ये लोग कर रहे हैं, तो इसको तो रोकना चाहिए। कम से कम कोई भी विपक्षी पार्टी आज ऑक्सीजन ढोते हुए नहीं दिखाई दिया, ऑक्सीजन के लिए मेहनत करते हुए नहीं दिखाई दिया, केवल ब्लेम करते दिखाई दिया, तो इसको रोकना चाहिए। जी बिल्कुल, तो ये रुकना चाहिए। तमाम जो बाकी खास मेहमान हैं उनका भी रुक कर लेते हैं। अनुराग भदौरिया, आपने सुना योगेंद्र यादव को। योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि देखिए, अगर महापंचायतों में भीड़ जुड़ रही है तो वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। अगर सिर्फ कैंपों में 2-3 लोग हैं वहां तक बात ठीक है। जितनी आक्रामकता के साथ अब से कुछ देर पहले आप बात कर रहे थे, योगेंद्र यादव को सुनने के बाद भी क्या वो आक्रामकता बरकरार है? अनुराग भदौरिया। बिल्कुल बिल्कुल रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब की रैली इतनी लंबी लंबी हुई है, वो दोनों दिखाइए, प्राइम मिनिस्टर साहब की रैली दिखाइए बीजेपी की, एक तरफ महापंचायत दिखाइए, तब लगेगा कि आप जनता को सही चीज दिखा रहे हैं। आप महापंचायत दिखा रहे हैं लेकिन वो 2-3 लाख की रैली नहीं दिखा रहे हैं। लगातार वो अपील जैसे उन्होंने बोला कि कुंभ के लिए बोला कि नहीं सांकेतिक हो जाना चाहिए, उसके बाद शाम को बड़ी रैली हो रही है, फिर रैलियां हो रही हैं, फिर उत्तर प्रदेश में कभी दिखा दो पंचायत का चुनाव हो रहा है, आप तत्काल, मैं तो आपसे कहूंगा आपके माध्यम से कि उत्तर प्रदेश का चुनाव तुरंत, जो पंचायत का चुनाव हो रहा है, रोक देना चाहिए। और ये डे 1 से हम लोग कह रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बीजेपी कहां मानने को तैयार है। उनको आदित्य योगी जी को लग रहा है कि अभी हम चीफ मिनिस्टर हैं, 2022 में तो रहेंगे नहीं, जनता ने तय कर लिया, तो जल्दी जल्दी पंचायत के चुनाव करा लो, चाहे लोग मरते रहे, कोरोना बढ़ता रहे, हमें क्या लेने देना। अभी हम सत्ता का इस्तेमाल करके अपने जो हम जिला पंचायत अध्यक्ष हैं सभी जिलों में बना लेंगे, इसलिए वो चुनाव करा रहे हैं। का कार्यक्रम देखिएगा, पश्चिम बंगाल में जुटी भीड़ और उससे जुटे संकट पर ही चर्चा की गई है। लिंक आपको भेज दूंगा। आरपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आरपी सिंह साहब, आपने योगेंद्र यादव को सुना, बड़े सवाल वो सरकार पर खड़े कर रहे हैं। इस बीच वो कुछ जहां पर खामियां हैं उन खामियों को भी स्वीकार रहे हैं। क्या आने वाले वक्त में वाकई कोई सहमति बनती नजर आती है या तनातनी ऐसे ही बरकरार? देखिए, योगेंद्र यादव साहब किसी चंडू खाने की खबर के आधार पर वो लोगों को भड़काकर फिर वापस वहां पे ला रहे हैं, और हमें नहीं पता कहाँ का कैसी खबर, कैसे क्या, कोई जानकारी किसी को है नहीं। किसी अपने लोकल अखबार में कुछ खबर छपवाएंगे, अपने जो उनका वहां का लोकल, उन्होंने एक नया अखबार शुरू किया, उसमें छपवाकर किसानों को भड़काकर वहां ला रहे हैं। नहीं होने वाला है? नहीं, मेरी जानकारी को इस प्रकार का मामला नहीं, और बिल्कुल ये झूठ है, मिथ्या है। सिर्फ लोगों को भड़काकर वहां पर इकट्ठा करने के लिए वापस से एक बहाना है, और कुछ नहीं है इसके अलावा। और क्योंकि उनको पता था उनकी जमीन सरक रही है, लोगों को इकट्ठा करो। और अब भी कोई, मैं बता रहा हूँ, अभी आज पता लगा 2000 बसें इकट्ठी की अलका लांबा जी, उन 2000 बसों के बीच में से ही वो बेचारा किसानों को नहीं हटाया जाएगा जबरन। मैं बिल्कुल हमारी तरफ से कुछ इस प्रकार का मूव नहीं है। जब कोई कोर्ट का आदेश होगा उसके अनुसार देखेंगे। आज की तारीख में इस प्रकार का मूव नहीं है। परंतु जो दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, ये जानकर नोटंकी करते हैं। क्या दिक्कत है आपको? मैंने जनता की चिंता आपको नहीं है, राजनीति करनी है, ये चिंता की बात है। आपके नेता ने इंजेक्शन लगाया क्या लगाया? बोलने लगे कौन सा इंजेक्शन आपने लगवाया? आयवान साहब बोलने लगते हो। मैं पूछ रहा हूँ कि मैं लोगों की मदद की बात कर रहा हूँ, आप आयवान साहब बोलने लगते हो। आपसे तो आपके कैबिनेट मंत्री थप्पड़ मारने की बात करते हो, कोई सिलेंडर मारने जाता है कहते हैं 2 लगाएंगे, 2 थप्पड़ देने की बात करते हो। उनको कौन सा इंजेक्शन लगा दिया जो उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है? जनता को आयवान साहब बोल रहे हो, आप भी आयवान साहब बोलने लगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जनता की मदद कब करोगे? जनता की लगातार मौतें हो रही हैं, ऑक्सीजन नहीं है, तो पंचायत का चुनाव स्थगित कब करोगे? आपको रोक रहा हूं। अनुराग भदौरिया, मैं आपका एक बार फिर रुक करूंगा। अलका लांबा भी कुछ कहना चाह रही हैं। अलका जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर एम वली, अगर इस तरीके से आंदोलन के नाम पर किसी भी मुद्दे पर आंदोलन हो रहा है और भीड़ इकट्ठा है, क्या उन लोगों के लिए नसीहत एक एक्सपर्ट के तौर पर आपकी? देखिए, हमारा इसमें ये कहना है एज ए मेडिकल एडवाइजर कि कोरोना जिस तरह से संक्रमण हो रहा है
ये एक ऐसी चीज है जिसमें हमको बताया जा रहा है कि हमको दूरी मेंटेन करनी है, और ये अजीब इत्तेफाक है कि इतने ज्यादा लोगों को मैं आप जो दिखा रहे हैं वो भीड़ भी देख रहा हूँ, और कोरोना कहाँ है ये भी मैं जवाब नहीं मिल रहा है इस भीड़ से मुझे। तो ये अजीब एक इत्तेफाक है, लेकिन मेडिकली ये बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है कि इस तरह की भीड़ हम जनरेट करें, और कहीं भी हो। तो देखिए डॉक्टर एम वली को आप सुन रहे हैं इस वक्त, जो एक पॉलिटिशियन नहीं है, एक डॉक्टर हैं और एक डॉक्टर के तौर पर सलाह दे रहे हैं कि कोई भी भीड़ के बारे में मोर्चे पर इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या किसान आंदोलनकारी कोई आगे फैसला लेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एक बार फिर आपका स्वागत है देश की बहस में, जिसमें आज का मुद्दा है कोरोना की इस महामारी के बीच के आंदोलन के नाम पर इकट्ठा भीड़ सही फैसला है। मौजूदा वक्त में बात किसान आंदोलन के संदर्भ में हो रही है, जहां एक बार फिर बड़ी संख्या में किसान एकजुट हो रहे हैं। इस तरीके की जानकारियां सामने मिल रही हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एम वली सीनियर फिजिशियन हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया साहब हैं, देश के वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आरपी सिंह जी हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा जी हैं। आप तमाम खास मेहमानों का रुख करेंगे, लेकिन उनसे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, अभिषेक मिश्रा। अभिषेक, कहिए अपनी बात। मैं ये कहना चाहता हूं कि राकेश टिकैत जी और वीएम सिंह जी के सारे सोर्सेस की जांच कराई जाए। इन लोगों ने देश को बंधक बनाने के लिए 4 महीने से ये सारी साजिशें रच रहे हैं, जिससे कि देश में सरकार को किसी भी तरीके का संकट का सामना करना पड़े। ठीक है, आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर को छोड़ के पूरे देश में कहीं कोई किसान आंदोलन नहीं है। राकेश टिकैत जी सिसौली के नेता है, चुनाव हारकर अपनी बेइज्जतियां करा चुके हैं, बट दिल्ली को बंधक बनाने के लिए, दिल्ली को बेइज्जत करने के लिए सर देखिए, सार्वजनिक मंच पर जमहूरियत में हार जीत तो चलती रहती है अभिषेक जी। हार और जीत नेता की लोकप्रियता का पैमाना सिर्फ नहीं हो सकती, लेकिन इस बीच आप बड़ी बात उठा रहे हैं कि एक ये साजिश आपको नजर आती है। अलका लांबा, क्या वाकई कोई साजिश हो रही है? अनुराग जी, मेरी बात सुनिएगा आप, कि एक तरफ चुनावी रैली और दूसरी तरफ आंदोलन। आंदोलन में जो लोग लगे हुए हैं उन्हें देश नहीं संभालना, जो रैलियों में लगे ना उन्हें देश संभालना। तो सबसे ज्यादा अगर आप कहेंगे किससे देश प्रभावित हो रहा है आज की तारीख में, तो वो मुझे कहना है कि आंदोलन से ज्यादा रैलियों से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि देश की जो सरकार है, देश का गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, पूरी व्यवस्था रैलियों में व्यवस्था है। अगर वहां से उन्हें थोड़ा समय मिलेगा ना, तो देश में जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वेंटिलेटर की कमी, हाहाकार, अदालतें रात को खुल रही, ये सब नहीं होगा। और सच में अगर इतनी चिंता है तो अभी ये जो विवादित कानून है ना, कहीं वापस ले रहे हैं हम, घर जाइए आप, है ना, हमने वापस लिया, दोबारा से हम चर्चा करके लाएंगे या दोबारा। जिम्मेदारी तो सबकी है, कम या ज्यादा ये बात हो सकती है, आंदोलनकारियों की भी, नेताओं की भी। अंतर सिर्फ इतना है कि आप भारतीय जनता पार्टी की रैलियों पर सवाल खड़ा कर रही हैं। बीजेपी के आरपी सिंह साहब कहेंगे कि वे राहुल गांधी दक्षिण में क्यों चुनाव प्रचार कर रहे थे, क्यों रैलियां कर रहे थे। बहस लंबी हो जाएगी, हमें आने वाले वक्त के हिसाब से आगे की रणनीति बनाने पर काम करना चाहिए। हमें दिक्कत नहीं है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सारे काम छोड़ के रैली करेंगे, देश को सवाल उठाएंगे। नड्डा जी रैली कर ले, किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सरकार जिम्मेदारियां छोड़ के रैली करेंगे तो दिक्कत आएगी। आज ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों को रद्द किया जाए। ये लोग ही तो ट्रेंड कर रहे हैं, क्यों नहीं रद्द कर दिया जाता है? मैं पूछना चाहती हूँ, बंगाल में 500 की रैली पे कोरोना नहीं होगा तो ठीक है, किसानों को कह दीजिए 400 के आंदोलन कर ले, 400 लोगों के, नहीं होगा ना। यही तो तर्क वहां दिया जा रहा है, तो ये तर्क यहाँ क्यों लागू नहीं होता? आरपी सिंह साहब, जो सवाल यहाँ पर अलका लांबा खड़ा कर रही हैं, क्या आपको लगता है कि नैतिकता के आधार पर आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं, आप भी उतने ही दोषी हैं जितना कि दोषी आप बाकियों को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा सर, हर कोई ये सवाल कर रहा है। जी धन्यवाद। देखिए बड़ा स्पष्ट है, मैं उंगली उठाऊं, 4 उंगली मेरी तरफ, इनकी तरफ उठाऊंगा 4 उंगली मेरी तरफ होंगी, ये उठाएंगे 4 उंगली इनकी तरफ होंगी। सच ये है, जो महापंचायतें प्रियंका वाड्रा जी ने की उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगी, जो राहुल गांधी असम में रैली करे तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। राहुल गांधी केरल में, मैं देखिए शुरू, चलिए बोल लीजिए, ऑक्सीजन नहीं है, बात प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस नहीं है इस समय। लोगों से पूछेंगे मुद्दा क्या है, मुद्दा ऑक्सीजन है। सबसे बड़ा मुद्दा इस समय ऑक्सीजन है। दिल्ली के 90% अस्पतालों में ऑक्सीजन कुछ घंटों में खत्म होने वाली है। मैं इनके साथ असल में तू तलाक नहीं कर सकता, मेरी छोटी बहन नहीं, तू तलाक करना भी नहीं चाहिए सर, किसी के साथ भी, किसी के साथ भी तू तलाक नहीं करना चाहिए सर, छोटा हो या बड़ा। ये कर रही है ना, ये ना ना, मैं आरपीएस सिंह जी के साथ तू तलाक कर ही नहीं सकती। वो बहुत सम्मानित व्यक्ति है, मेरे पर्सनली।
बहन आप करिए, मैं जो निवेदन करूं बात तो करिए। आपने बोला मैं टोका क्या आपको एक बार भी? नहीं, आप प्रियंका गांधी, बार राहुल टोका। गांधी, सोनिया गांधी से ऊपर उठिए ना। देश के सामने ऑक्सीजन मुद्दा है या नहीं? आप बता दीजिए, है या नहीं? आप कह दीजिए नहीं है मुद्दा। धन्यवाद। महाराष्ट्र सरकार को वसूली से फुर्सत मिलेगी तो ऑक्सीजन की सोचेगी, नहीं तो कब सोचेगी जी? वो तो वहां पर देखिए अब कहाँ आ गए। अरे लोगों को क्या लेन देन है? विषयांतर नहीं होते हैं। अलका जी, आपसे भी यही गुजारिश है मेरी। सिंह साहब, सवाल मेरा आपसे ये था कि क्या नैतिकता के आधार पर आपको नहीं लगता कि आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं, दोषी हैं, जितना कि आप दूसरों को ठहराने की कोशिश कर रहे हैं? जो बात अब से कुछ देर पहले राहुल देव सर ने भी कही थी, कुछ बातें ईमानदारी से कह देनी चाहिए सर। भूल गए आप? साधुओं की हत्या कराने में बिजी होगी, उनको ये तो वो साधुओं की हत्या कराने में बिजी होगी महाराष्ट्र सरकार। तो ठीक है, वसूली करते रहे भैया। अरे तुमने वैक्सीन लगा मुद्दा है कि नहीं है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जरूरत है भाई। आप ऑक्सीजन की बात कीजिए। आपको ऑक्सीजन का ही नहीं पता, आपको मुद्दा है कि नहीं है? रटी रटाई बातें बोल बोल के आपका गला नहीं सूखता। आपको ये नहीं मालूम, हम फिर विषयांतर हो रहे हैं। अनुराग भदौरिया, बात यह है कि आने वाले वक्त में कोरोना की रफ्तार को कैसे कम किया जाए। राहुल देव सर, यही अफसोस की बात भी है कि सिलेक्टिव पॉलिटिक्स अपनी सुविधा के हिसाब से लगातार होती है। चुनिंदा मुद्दों को सामने रखा जाता है जिसमें खुद का नुकसान ना हो, खुद पर सवाल ना उठे। हमारे देश की अगर दुर्दशा हो रही है तो उसका एक बहुत कारण तो हमें ये टीवी वैसे ही सुनकर समझ में आ सकता है कि कोई भी मुद्दे, जो प्रश्न पूछा जाए उस पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है और बिल्कुल अलग अलग बातों पे करने लगते हैं। और कुल मिलाकर इनकी बात का मतलब ये है कि अगर आपने जो किया आप वो बताइए, और आपको नुकसान पहुंचाने के लिए या आपको जवाब देने के लिए हम अपने को मरवा दे, वो हमारे लिए ठीक है। हमारे ऊपर उंगली मत उठाइए। सबके सामने एक ही समस्या है, सबकी चुनौतियां एक सारी हैं, सबका संकट एक जैसा है, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, असम हो, पंजाब हो या दिल्ली हो, हरियाणा हो। उसके बावजूद असली मुद्दे पर कोई आ नहीं रहा। मुझे बहुत दुख होता है। ये सारे हमारे मित्र हैं, लेकिन जो मूल मुद्दा है उस पर बात करने से में इतनी समस्या क्यों है? और सर, राजनीतिक मजबूरी शायद सबसे बड़ी समस्या है राहुल सर, जिसके चलते हर आदमी अपनी सुविधा के हिसाब से अपनी बात रख रहा है। राहुल सर, बहुत संक्षेप में सर। इससे किसी को भी न राजनीतिक फायदा होता है, न किसी पार्टी को फायदा होता है, न इनमें से किसी नेता को फायदा होगा। फायदा होगा जब आप जनता के सामने ईमानदारी की और थोड़ी गंभीरता से बात करेंगे और गंभीरता दिखाएंगे विषय के प्रति। बिल्कुल अनुराग जी, मैं आपके पास भी आऊंगा आखिर में, लेकिन डॉक्टर एम वली ने भी चलते चलते एक सलाह उन तमाम लोगों से जो इस वक्त किसी भी भीड़ का हिस्सा हैं। कोई भी भीड़ में जब आप किसी को बुलाए तो उसको ये मास्क दीजिए, और भीड़ का अपना जो भी चुनाव की भीड़ हो तो चुनाव का चिन्ह बना दीजिए इस मास्क पे, या कोई और मकसद से भीड़ इकट्ठी कर रही हो इस मास्क पे वो प्रिंट करा दीजिए। लेकिन सबको मास्क दीजिए आने से पहले उसका। अगर आप मास्क नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो भीड़ मत बुलाइए। मैं आपके चैनल से ये मैसेज सब लोगों को दे रहा हूँ। बिल्कुल, तो सावधानी कितना जरूरी है। देखिए, एक पेशेवर एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर एम वली इस वक्त आपको बता रहे हैं, वो ऑन कैमरा मास्क पहन रहे हैं। आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि कृपया करके भीड़ का हिस्सा मत बनिए, चाहे वो किसी भी तरीके की भीड़ हो। डॉक्टर प्रशांत कुमार हमारे से एक दर्शक जुड़ रहे हैं देश की बहस में गाजियाबाद से। जी डॉक्टर प्रशांत, कहिए अपनी बात बहुत संक्षेप में। सर देखिए, इन सभी पार्टियों से एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही बस हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो भी भीड़ इकट्ठा हो, चाहे वो किसान आंदोलन के रूप में हो या जैसे भी हो, उसको खत्म करें और देश में भागीदारी करें, एक भारतीय होने का फर्ज निभाएं, क्योंकि कोरोना बीमारी किसी को देख के नहीं। मौजूदा वक्त में अनुराग भदौरिया आप ही के सूबे के नागरिक हैं, वो अपील कर रहे हैं कि कृपया करके हालात को सुधारने के लिए तमाम लोग आगे बढ़ें। देखिए, हमने पहले ही बोल दिया, हम समाजवादी लोग सरकार के साथ खड़े हैं, जनता के साथ खड़े हैं पूरी तरह से। लेकिन सरकार भी मुसीबत को, इस घड़ी को समझे। जो पंचायत चुनाव में सरकार बिजी है, इस समय पंचायत लगाया, आपके नेता ने भाजपा का इंजेक्शन नहीं लगवाया तो शायद बहुत से भाजपा का इंजेक्शन लगवाया, टोटी चोट नहीं लगवाया, बताओ मेरे को। मुझे समझ नहीं आता, यही नहीं पता है ऑक्सीजन की कमी होगी, इनको पहले इंफॉर्मेशन दे दो। ऑक्सीजन की कमी होगी, लोगों की सांसें रुकी हुई हैं। ये तो अपना ऐसा बोलते रहते हैं भैया, तो आपके हाथ जोड़ के निवेदन है, थोड़ी शर्म किया करो। अगर
इस तरह की बातें करते हो? आपको ये नहीं पता लोगों का ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, आपको नहीं मालूम है तो पता लगा ये ऑक्सीजन खत्म हो गया, ये लोग की जान आपस में मची हुई है और आप चिल्ला रहे हो, इसलिए आपके प्रवक्ता टीवी पे आना नहीं चाहते, आपको भेज देते हैं। उनको पता है कि आपको आना ऐसा बोलना है, कुछ सुनना तो है नहीं किसी का, आप जानते हैं कि आपको कुछ नहीं सुनना किसी का, बस बोलना है, इसलिए पार्टी आपको भेज दे रही है। आप समझ नहीं पा रहे आपको पार्टी क्यों भेज रही है, क्योंकि पार्टी अपना चेहरा छुपा रही है, पार्टी के पास बोलने को है नहीं कुछ, पार्टी चेहरा पर नहीं, पार्टी लोगों की फेस नहीं करना चाहती और आप रटी रटाई बातें बोलते रहते हो। पता नहीं कौन सी बातें आप करते हो, मुझे समझ में नहीं आता। आप जनता की बात नहीं करते, इसलिए मैंने बोला आपके पास कोई जनता का फोन ही नहीं। सिंह साहब एक एक करके अलका लामा 30 सेकंड है मेरे पास। क्या आपको लगता है कि भीड़ इकट्ठी होनी चाहिए आंदोलन में, राजनीतिक रैलियों में, किसान आंदोलन में, कहीं भी? इकट्ठी नहीं होनी चाहिए और सबसे पहले चुनावी रैली, उसके बाद कोई आंदोलन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबसे पहले सरकार पहले आप वाली बात है, लेकिन आपको भी लगता है कि भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए? सरकार संवैधानिक पद प्रधानमंत्री आरपी सिंह साहब बहुत संक्षेप में 30 सेकंड, क्या भीड़ इकट्ठी होनी चाहिए कहीं भी, चुनावी रैलियों में भी और किसान आंदोलन में भी? आरपी सिंह साहब 30 सेकंड, हाँ या ना? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, खास कर कैप्टन साहब चिंता करें। अनुराग भदौरिया, भीड़ इकट्ठी होनी चाहिए क्या, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने इतने दिन तक जो भीड़ इकट्ठी की इसकी सजा इनको मिलनी चाहिए। ठीक है, वो हर दल ने किया। आप ही की पार्टी की सांसद ने पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करती रही जया बच्चन, तस्वीरें पूरे देश ने देखी है। केवल एक पार्टी जिम्मेदार नहीं है, केवल एक पार्टी दोषी नहीं है, लेकिन सवाल जो हमने यहाँ पर पूछा था वो ये कि क्या महामारी के बीच आंदोलन जारी रखना सही है? 8% सिर्फ लोगों को लगता है कि हाँ आंदोलन जारी रखना सही है, जबकि 92% लोगों ने कहा है कि आंदोलन जारी रखना सही नहीं है। आप इस शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय न्यूज नेशन की वेबसाइट पर लगातार रखते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए। देश की बहस में आज के लिए बस इतना।